हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 के अल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वहाँ एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसएससी 10+2 एग्जाम 2023 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। करेक्ट आंसर होगा यकृत में। अब चलेंगे दोस्तों, जनरल साइंस से जितने भी मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में पूछे आते हैं, एक साथ कवर करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फायदोमीटर का किया जाता है। किसका, फायदोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण उपकरण से क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि लगभग हर वनडे एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो सीस्मोग्राफ है। कौन सा है, सीस्मोग्राफ है। एक पैमाना होता है दोस्तों रिक्टर स्केल, यानी सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से रिक्टर स्केल पैमाने पे भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कारक से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ई गोल्डस्टीन ने। और अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चैडविक ने। ये तीनों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों एक साथ डाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एक एक देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कौन किसका है कौन किसका है, और थोड़े से ही डिफरेंस है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप जहां पर भी पढ़िए सिस्टमेटिक तरीके से दोस्तों स्टेटिस्टिकल तैयारी कीजिए, अगर आप भीड़ से आगे रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं किसी भी वीडियोस में आप गए, थोड़ा सा वहां से देख ले स्किप कर दिए, थोड़ा सा वहां से देख ले स्किप कर दिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप दोस्तों उन सभी टॉपिक्स हो जो एसएससी के ट्रेंड में रहते हैं, जिसमें आपके महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो गए, संघ एवं राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता हो गया, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्वेश्चन हो गए, आपका 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो गए वो हो गए। शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य हो गया, भारत के प्रमुख उत्सव मेले त्योहार, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र हो गए, पंचवर्षीय योजना हो गया, योजना आयोग हो गया, जनगणना 2011 हो गया, महत्वपूर्ण समाज सुधारक हो गए, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म हो गए, महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस हो गए, आपका दोस्तों पूरा खेल जगत के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर्स हो गया, और जनरल साइंस हो गए। इन सभी के मोस्ट जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, या तो आप लोग इनको नोट डाउन कीजिए, और इनके इर्द गिर्द जितना फैक्ट बनते हैं पूरी तरह से दोस्तों कवर करने का प्रयास कीजिए, या फिर दोस्तों इस तरह से स्टेटिस्टिकल तैयारी कीजिए कि आप देखिए कि वो सभी टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप कहीं पर भी जाके थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे, कहीं से कुछ देखेंगे, ऐसा कुछ भी कवर होने वाला नहीं है। ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों स्टेटिस्टिकल अगर तैयारी करेंगे तो आप लोग भीड़ से थोड़ा आगे रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक साथ तीनों डाल दिए हैं, साधारण नमक, धावन सोडा और खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर होगा कापर सल्फेट। क्या होता है, कापर सल्फेट होता है। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये आपके ट्रेंड में है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए एक साथ डाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन है,
ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। और सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल होता है। ये भी एक साथ डाल दिए हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, या फिर दोस्तों पीडीएफ लगा के लेके अंडरलाइन लगा के अगर स्टडी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। और हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। ये भी दोनों मोस्ट बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि दोस्तों अधिकांश ओएनजीए एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, विटामिन से डाल दिए एक साथ। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल होता है। इसको भी एक साथ डाल दिए हैं ताकि दोस्तों आप लोगों का ये सारा क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीलिया। ध्यान से देखिएगा, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत होता है। क्षय रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होती है। और आप लोग जानते हैं बिहार एसएससी में आपका दोस्तों जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। अब चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों एसएससी जीडी लगा हुआ है, जिसमें आप लोगों का पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस दोस्तों केवल 50 रुपये रखी गई है। अगर आप कंप्यूटर एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पीडीएफ है दोस्तों, बिहार एसएससी 10+2 2023, जिसमें आपका दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसकी भी पेड फीस टोटल दोस्तों केवल 50 रुपये रखी गई है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं, एक अच्छे कंप्यूटर हैं, एक अच्छे प्रिपरेशन चाहते हैं दोस्तों, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर इन पीडीएफ को ले सकते हैं। अब दोनों के कंबाइन की मांग हो रही है, जो कि नहीं किया जा सकता, कारण है, समझने का प्रयास कीजिए। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी है, लेकिन बिहार एसएससी में हिंदी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा कारण है दोस्तों, बिहार एसएससी में जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी अच्छे खासे क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। लेकिन एसएससी जीडी में जनरल साइंस से थोड़े कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बिहार एसएससी में आपका बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चंस का ट्रेंड अलग है और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए इनका कंबाइन नहीं किया जा सकता। तीसरा जो पीडीएफ है दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023, आप लोग जानते हैं वैकेंसी आ चुकी है। इसके भी पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों, जिसमें आपका जीके जीएस जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, उसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल भी इसमें आपका जुड़ेगा। पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के भी क्वेश्चन जुड़ेंगे। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है दोस्तों। तो इसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। और लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023, आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसमें दोस्तों जो आपका पाठ्यक्रम है पीटी एग्जाम का सामान्य अध्ययन, यानी पहला जीएस है और दूसरा सामान्य हिंदी है, 2 पेपर आपके पीटी में करवाए जाएंगे। जनरल साइंस दोस्तों जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन से 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सामान्य हिंदी से 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप दोस्तों अभ्यर्थी हैं, इनके कंप्यूटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। सारे फैक्ट यहां से ले आए हैं दोस्तों। जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उनसे जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ताकि दोस्तों कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो और हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सन 1930 में, ये सब समझने का प्रयास कीजिए, इसलिए क्वेश्चंस में भी आंसर रख देते हैं। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? तो दांडी से किया था। कहां से? दांडी से। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930, डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, कभी कभी डेट भी ऑप्शन में दे दिया आता है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर
24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। ध्यान देंगे दोनों चीज चले कब, 12 मार्च 1930 को, पहुंचे कब, 6 अप्रैल 1923 को, और टोटल कितने सहयोगी थे, 80। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, पूना समझौता 1932 किन के बीच हुआ था। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्वेश्चन में ही पड़ा हुआ है। तो पूना समझौता हुआ कब था, ये भी पूछ लिया था। 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट पे पहले आंसर कीजिए। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। यद्यपि इस बार गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस बार अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से ऑप्शन बन जाते हैं। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। ये भी आप दोस्तों ऑप्शन में दे दिया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था, 1907 में। कहां पे हुआ था, सूरत में। ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। ये बार बार पूछाता है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी घोष ने की थी, जिसमें कि दोनों दल अलग हो गए थे। आगे देखिएगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों, एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा या फिर पीडीएफ लेकर अंडरलाइन लगा के एक अच्छी स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। करेक्ट आंसर होगा 2014 में। कब, 2014 में। अब ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया। पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया दोस्तों, क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, आपके ट्रेंड में रहेंगे सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। एक है दोस्तों अशोक मेहता समिति, जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, जो कि मान्य नहीं हुआ था। अब चलेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, जिसमें ग्राम पंचायत, ये भी पूछ लिया जाता है, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत पंचायतों के 3 स्तर शामिल हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब नोट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायती राज प्रणाली की व्याख्या की गई है। 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने का प्रावधान है। तो ये भी पूछ लिया था, 73वां संविधान संशोधन, अभी मैं बोला है आपके ट्रेंड में रहेगा दोस्तों क्वेश्चन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित है, और इसी के द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने का प्रावधान किया गया। आर्टिकल की बात करें तो 243 है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्टिकल 368 जो कि साउथ अफ्रीका ने दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। भारतीय संविधान के भाग 20 में आता है आर्टिकल 368 यानी 368।
भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्रदान की गई है। साथ ही इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है दोस्तों, रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? ये सारे क्वेश्चन आपके 10 में आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। एसएससी के जितने भी कंडक्ट करवाए गए आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन है भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? करेक्ट आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। कौन? भारत का महान्यायवादी। अब चलते एक्स्ट्रा फैक्ट में। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी कौन है? संविधान के किस आर्टिकल या अनुच्छेद में? तो 76 में है। तो सबसे पहले यही दे दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 76 है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत का प्रमुख या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायाधीश होता है। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे, अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। सबसे पहले क्वेश्चन डाल दिया गया। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस, ये भी ध्यान दीजिएगा। जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा साज का तारा कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह तथा सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि जनरल साइंस से है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट भी रखे गए हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है साइड की वस्तुओं को देखने के लिए? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे आप लोग। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल के में पीछे के ट्रैफिक के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गएगा। कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो आप लोगों के आंसर गलत नहीं होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे और जोड़ दिए हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी वस्तु को देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनता है। इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, यहीं पे ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया था? अवतल का। और दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया था? उत्तल का किया था। दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों बिहार स्पेशल से आ गया। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? क्वेश्चन रखा गया है। तो कहाँ से मिली है? बोध गया से। आप चलिए एक साथ बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। अगला है, बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? तो 86% है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। कहाँ पे? रोहतास में। अगला है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल है। नेक्स्ट है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नवल किशोर सिंह ने की थी। नेक्स्ट, नचारी राग एवं लगनी राग, ये लगती हो गया दोस्तों, लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो कवि विद्यापति ने किया था। अगला है, बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो भोजपुर में पाया था। कहाँ पे? भोजपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के प्रथम महाकवि कौन है?
तो विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का धुआंकुंड जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। कहाँ पे? सासाराम में स्थित है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।